हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने करा दिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें आपका जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, वो 3 चैप्टर बचे थे जिसको मैं अभी पूरा कंप्लीट करा दूंगा बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं बच्चों। एक तो जो चैप्टर नंबर है वो आपका कौन सा बच्चों 3 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है। दूसरे स्टेट के बच्चे सोचते होंगे कि सर इन प्रश्नों को हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं। भाई आपके सिलेबस में भी वही चीज है, तो आप इन्हें थोड़ा देखो तो जरा कि कितना आपसे बन रहा है। आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चीज भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न है, एक तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो यहां पे 4 ऑप्शन है, लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर या पदार्थ पर। और एक बार नहीं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन तो आपको बच्चों मिलेगा ही मिलेगा। पदार्थ पर निर्भर करता है। दूसरी चीज है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है लगभग मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव हमारे भी नोट्स में अवेलेबल रहते हैं। और जिस बच्चों के यदि फिजिक्स का प्रॉपर नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कांटेक्ट नंबर मेरा हमेशा पर्सनल नंबर शेयर करता हूं 9685 29 91 49, ठीक है। और चार्ज केवल मात्र 100 रुपए में प्रॉपर ऑल चैप्टर नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव। तो जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक कितना होता है बताओ जरा। प्रतिरोधकता का मात्रक बताना है आप लोगों को। तो रो बराबर होता है प्यारे बच्चों RA/L, ठीक है। R का मतलब होता है प्यारे बच्चों ओम। क्या होता है? ओम। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई का आपका सेंटीमीटर कह दो, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर दिखेगा। तो आपका बच्चों ओम मीटर है तो ओम मीटर, यदि ओम सेंटीमीटर होता तो ओम सेंटीमीटर करते हैं, ठीक है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। अभी जो फार्मूला देखा आपने कि भाई रो बराबर कितना होता है RA/L। अच्छा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, तो पक्षांतर कर दें ρL/A। अब ये बोला गया लंबाई को आधी कर दें, लंबाई को दुगुनी कर दें। जैसे मान लीजिए चालक तार है बच्चों, इसकी लंबाई को हम बढ़ा दें, तो इसकी जब लंबाई को बढ़ाएंगे, दुगनी करेंगे, तो जो क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है, यहां का जो भाग है, आप लोगों को लगे कि क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये क्षेत्रफल था पहले, क्योंकि इसकी मोटाई इतनी थी, क्षेत्रफल था बच्चों, इसका मान आधा हो जाएगा। यानी लंबाई को दुगुना करने पर, लंबाई को दुगुना करने पर, यहां पर लिखता हूं बच्चों, लंबाई को दुगुना करने पर क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, बाकी ρL/A ही रहेगा। तो 4 गुना हो जाता है बच्चों, है ना। कितना गुना? 4 गुना। कहीं पे नजर आएगा क्या? 2 गुना आधा, 1/4 या 4 गुना, तो 4 गुना हो जाएगा। यानी लंबाई आधा करेंगे तो क्षेत्रफल दुगुना हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बच्चों लंबाई 2 गुना, क्षेत्रफल आधा हुआ, तो 2 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है सर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटेगा। यानी ताप बढ़ा दे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा बच्चों। उसका आपको 4 ऑप्शन है, अर्धचालक, धातु, विद्युत अपघट या मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका विद्युत अपघट। कभी कभी कैमरा थोड़ा सा, है ना, ठीक चल रहा है, कभी कभी लैग करता है, इसलिए मैं थोड़ा चेक कर रहा था। चलिए, एम्पियर किसका मात्रक है, तो ये तो 10वीं का बच्चा भी बता देगा सर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है। ये आपके पास चालक है, इसमें विद्युत प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा बच्चों। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए अगला जो अपना क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में 12 वोल्ट यानी V बराबर 12 है सर, कि बैटरी में 6 ओम बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल R बराबर आपका 6 ओम है और ये 12 वोल्ट था, ठीक है। तो परिपथ में धारा कितना होगा, तो V बराबर होता है RI। तो I बराबर कितना हो जाएगा सर, I बराबर कितना हो जाएगा, V/R। I बराबर V/R। तो V का मान कितना है 12, R का मान कितना है 6, भाग देंगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा धारा का मान बच्चों। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। विद्युत सेल क्या है बच्चों, विद्युत सेल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो विद्युत सेल से हमें विद्युत ऊर्जा निकलता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से संबंध सही नहीं है।
प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, बिल्कुल सही है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन चालकता का मात्रक वोल्ट, ये गलत है बच्चों, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है, जो कि ओम का व्युत्क्रम ओम इनवर्स या साइमन जिसे कहते हैं बच्चों, इसका आपका मात्रक हो जाता है। चलिए, तो इस तरीके से आपके बच्चों टोटल कितने प्रश्न हो गए? तो 9 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट हुए, यानी बहुविकल्पीय। अब बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न पर। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? वो आवेश संरक्षण पर। किस पर बच्चों? आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो बच्चों है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है बच्चों। कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिए, धारा घनत्व तो क्या है? ये आपका सदिश राशि है। धारा घनत्व तो क्या बच्चों? सदिश राशि है। अनुगमन वेग का मान लगभग 10 घाते -5 मीटर पर सेकेंड होता है ना। 10 घाते -5 मीटर पर सेकेंड होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ लिया है, कम हो जाता है सर, कम हो जाता है। सेल के खुले परिपथ में, है ना, सेल के खुले परिपथ में अधिकतम विभवांतर को बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। क्या? विद्युत वाहक बल। ओके, चीजें क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो, है ना। ठीक चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? एक वाक्य में उत्तर आप लोग बता दो। व्हिटस्टेन सेतु सबसे अधिक सुग्राही कब होता है? इस तरीके से 4 प्रतिरोध है P, Q, R, S। इनका जो मान है बच्चों, इनका जो परिमाण है समान हो। व्हिटस्टोन सेतु कब अधिक सुग्राही होगा? तो जब सभी भुजाओं का प्रतिरोध समान कोटि का हो। सभी भुजाओं का प्रतिरोध समान कोटि का हो तो अधिक सुग्राही होता है। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? यदि हम अपवाह, यदि ताप बढ़ा दें बच्चों, ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ताप बढ़ाने से टाउ का मान कम होता है बच्चों। ताप बढ़ाने से यदि तापमान बढ़ा देते हैं तो विश्रांति काल टाउ का मान कम होगा और सीधे सीधे अनुगमन वेग टाउ के समानुपाती होता है, इसलिए बच्चों अनुगमन वेग का मान भी कम हो जाएगा। तो यदि बोला है एक शब्द में उत्तर, तो अपवाह वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर बच्चों यदि हम बात करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो अपवाह वेग घट जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो अपवाह वेग घट जाएगा। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल क्या होगा? तो मैंने कहा ना, श्रांति काल भी कम होता है बच्चों, अपवाह वेग भी कम होता है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्ट की विद्युत चालकता किस प्रकार से प्रभावित होती है? अब देखो भाई साहब, कोई विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, कोई विद्युत अपघट्ट है और ताप बढ़ाएंगे तो उसकी गति बढ़ेगी, तो विद्युत अपघट्ट के लिए चालकता का मान बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की विद्युत चालकता बढ़ता है। किंतु भाई साहब यदि हमारे पास अनुगमन वेग की बात करें तो कम होगा, श्रांतिकाल कम होगा। तांबे के तार की त्रिज्या आधी करने पर उसका प्रतिरोधकता का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई, प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता त्रिज्या पर निर्भर करता ही नहीं है। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, सिंपल सा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताओ, टाउ और ई, है ना बच्चों, बताओ अपवाह वेग कितना होता है? क्लीन करते हैं सर। अपवाह वेग आपका VD होता है, VD अपवाह, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E, कैपिटल E, टाउ अपान यहां पर नीचे बच्चों दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन का जो आपका स्मॉल है, हाँ ये होता है, ठीक, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने कराया था, ये संबंध बोला है अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इसे आप लोग नोट कर लेना। बाकी 2 अंक वाले प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 2 अंक वाले प्रश्न आप लोगों को यदि दिक्कत होगा तो अंकी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, अभी समय है ना। लेकिन फिलहाल बच्चों अभी आज ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं कंप्लीट,
और मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, इसीलिए प्लेलिस्ट इसलिए बना दिया हूं क्योंकि यदि कोई बच्चा चाहता है कि केवल ऑब्जेक्टिव करना है तो बढ़िया क्वेश्चन बैंक का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम तक ये क्वेश्चन काम आएंगे, केवल अभी तक के लिए नहीं, बोर्ड एग्जाम तक। किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल कब लगेगा बच्चों? गतिमान आवेश पर अधिकतम बल कब लगेगा? तो जब वो बच्चों लंबवत प्रवेश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, यानी आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, तभी उस पर अधिकतम बल कार्य करेगा। गतिमान आवेश है बच्चों, तो आवेश पर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों जब लंबवत प्रवेश करेगा तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। बोले सर कैसे? भाई क्या बोला है कि भाई साहब क्या बोला है, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल कब लगेगा? जब आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। क्योंकि बच्चों आपका मान लीजिए एरिया वेक्टर है, एक क्षेत्र सदिश होगा, उसके बीच ये चुंबकीय क्षेत्र होगा लेकिन एरिया वेक्टर होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इसके लंबवत ही प्रवेश कर रहा है, तो इसके भी 0 डिग्री बनेगा, तब आपका अधिकतम बल कार्य करेगा। ठीक है, लंबवत पे ही अधिकतम बल कार्य करेगा। ओके, चलिए, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण, बढ़िया है। ये क्वेश्चन किसी बच्चे से नहीं बनेगा, यदि थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएगा तो किसी से बनेगा भी नहीं, क्योंकि इसका फार्मूला ही थोड़ा अटपटा है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से लंबवत दिशा में गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो भाई त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? त्रिज्या का फार्मूला कितना होता है? त्रिज्या का फार्मूला बताओ, यदि किसी को याद है तो ठीक है। एम होता है बच्चों, है ना, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान होता है, उसका वेलोसिटी होता है ना, एम है बच्चों, है ना, उसका वेलोसिटी अपान क्यू बी, इस पर डिपेंड करता है। तो अभी बात किया एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में तो भाई साहब आपका द्रव्यमान एक ही रहेगा, कुछ है नहीं इसमें। जब हम बात करते हैं कि भाई साहब इसमें एक अल्फा कण ले लिया जाए, तो अल्फा कण क्या होता है? हीलियम 2-4, मतलब द्रव्यमान जो है 2 गुना हो जाएगा। तब बच्चों द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 अल्फा के लिए बात कर रहे हैं तो 2m हो जाएगा, भी हो जाएगा बच्चों, और नीचे q के जगह द्रव्यमान 4 गुना, द्रव्यमान 4 ना, देखो ना भाई 2he, और q की जगह 2q हो जाएगा, v यदि 2 से काट दें बच्चों 2 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2mv अपान qv, और इन दोनों का रेशियो पूछा है तो इसके 2 गुना है तो बच्चों 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर बी 1/2 हो जाएगा। इसे समझने के लिए आप लोगों को समस्या जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा कि त्रिज्या का फार्मूला है m v अपान qv, लेकिन जब अल्फा कण की बात करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 4m v अपान 2qv। आवेश 2 है बच्चों, अनुपात निकाल दो दोनों का रेशियो 1:2 करके, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा बच्चों। काट कर देख लेना, 1/2 आएगा, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। एक लंबी सीधी धारावाही सोलोनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? आगे चलते हैं। एक लंबी सीधी धारावाही सोलोनाइड यानी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता बच्चों? बताओ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसका बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, एक लंबी परिनालिका है। ठीक, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है समान होगा और अक्ष के समांतर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, चलिए, समान दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले 2 समांतर चालक, यदि चालक हैं बच्चों, एक ही दिशा में धारा बह रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका थ्योरम भी हमने कराया है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं है। किसी बिंदु पर सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे बच्चों ये हमारा चालक तार है, धारा ऊपर की ओर बह रहा है, तो इसको दाएं हाथ के अंगूठे की दिशा में धारा बहेगा तो उंगली जिस दिशा में मोड़ेंगे वो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो दाएं हाथ के अंगूठा का नियम कुछ इस तरीके से, धारा ऊपर बह रहा है तो अंगूठा धारा की दिशा में और उंगली जिस दिशा में मोड़ेंगे वो धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। इसके बाद बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को, है ना, लॉरेंज बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल।
लॉरेंज बल कहते हैं बच्चों। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, क्यू वी वी साइन थीटा होता है। एफ बराबर होता है क्यू वी साइन थीटा। यदि एक कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा। ठीक है, एक आवेशित कण है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा ही होगा बच्चों। क्यू वी साइन थीटा क्यों होगा। अच्छा, थोड़ा चीज और समझना, क्या बोला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0। तो इसका मान हो जाएगा 0, साइन 0 का 0 होता है बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा, यहां पे 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बताया था ना, लंबवत प्रवेश करेगा, तो लंबवत प्रवेश करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। वहां पे 0 बता दिया यार, सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूं, जो पूरा देखा होगा समझ जाएगा। तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो क्यू वी बी अधिकतम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो खत्म कहानी, कोई बलकार नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, बाहर एन से एस और अंदर एस से एन की ओर, बाहर एन से एस और अंदर एस से एन की ओर। सत्य असत्य बताना है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो वोल्ट मीटर की सुग्राहिता बढ़ जाती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो वोल्ट मीटर की सुग्राहिता बढ़ जाएगी, बताओ। तो ये आपका गलत है बच्चों, वोल्ट मीटर की सुग्राहिता कभी नहीं बढ़ती। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। एक सीधे लंबे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक की भांति कार्य करता नहीं, दंड चुंबक की भांति परिनालिका कार्य करता है, तो ये आपका बच्चों गलत हो जाएगा। धारावाही समतल पास यानी लूप है, चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होगा तो सही है, ये चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है। और बच्चों, एम्पियर का परिपथी नियम केवल उन धारों पर लागू होता है जो समय के साथ परिवर्तित होते हैं। गड़बड़ हो गया क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, जो समय के साथ परिवर्तित होंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो समय के साथ परिवर्तित हो गए उनके लिए लागू नहीं होता है, ठीक है, लागू नहीं होता है। ठीक, चलिए, ये अपना हो गया 2 अंक वाले प्रश्न है। बायो सेवर्ट का नियम मैंने कराया है, बायो सेवर्ट का नियम कराया है बच्चों। बोलो सर हमको नहीं पता है। देखो ये वाला क्वेश्चन अब मैं आपको बता देता हूं, ये एमपी बोर्ड में आज 2 साल से हटा हुआ है संट का नियम, लेकिन टीचर ऐसे वहां बैठे हैं जो कि क्वेश्चन बना देते हैं और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, कभी कभी नहीं पूछा जाएगा। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, कब कब शून्य होता है बताओ। लॉरेंज बल जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश उसी दिशा में कार्य करेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। तो बच्चों क्या होगा, लॉरेंज बल शून्य होगा। ये चीज आपको बताया, बाकी संट का नियम कभी नहीं पूछा जाता है। मैं इसलिए बता दिया कि भाई यहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हट गए हैं फिर भी दे दिए हैं, है ना भाई साहब। लोगों ने क्या कर सकते हैं यार, जो हट गया हमने नहीं पढ़ाया है, बच्चे बोलेंगे सर आपने नहीं पढ़ाया, गलत किया। चलो बताओ फटाफट, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश एन ध्रुव की ओर होती है। प्यारे बच्चों, धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, नॉर्थ साउथ दिशा में ठहरता है। उत्तर दक्षिण हिंदी में लिख लेना। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है बच्चों। किसी चुंबक के ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये बच्चों यहां पर हो जाएगा ध्रुव। जो ध्रुव होते हैं बच्चों अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका एक क्षण चुंबक है, ठीक है, एन और एस है बच्चों, इसको 2 भागों में यदि तोड़ दिया जाए तो भले छोटे छोटे चुंबक बनेंगे लेकिन उनके ध्रुव हो जाएंगे 2 ध्रुव, एन एस है ना। चुंबक को कितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे वो नए ध्रुव का निर्माण कर ही लेंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन राशि है, बिल्कुल सही है। इसका मात्रक होता मात्रक होता है लेकिन विमीय सूत्र निकल कर नहीं आता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक होता है लेकिन विमीय सूत्र नहीं, इसलिए विमाहीन राशि है। एक दंड चुंबक धारावाही सीधे तार की भांति व्यवहार करता है, धारावाही सीधे तार की भांति नहीं। दंड चुंबक जो है एक परिनालिका की भांति कार्य करेगा।
इसलिए गलत हो जाएगा। अतिचालक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है? नहीं, गलत है भाई। अतिचालक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, इस कारण से परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। परमाणु में परिक्रमण करते हुए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। तो इस तरीके से तीनों चैप्टर के कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। और यदि बच्चों आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि सर नोट्स चाहिए, तो मात्र 100 रुपए में आपको नोट्स मिल जाएंगे। सही जोड़ी ब्लूप्रिंट के अनुसार सही जोड़ी शिक्षक स्वयं तैयार करें, अपने से शिक्षक तैयार करें। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि प्रश्न बैंक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, प्रश्न बैंक का एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पढ़ना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो आप पढ़ सको तो अच्छी बात है। बाकी एक बार फिर से अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूं, 96 85 29 91 49। प्यारे बच्चों, मात्र 100 रुपए चार्ज है। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे आपकी प्रॉपर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। हमारी मेहनत को भैया थोड़ा सा देखते हुए आप अपने दोस्तों तक, एक या दो दोस्त को भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।